लेफ्ट बाजी सेंटर सेंटर बाजी राइट लेफ्ट में राइट राइट भाई थैंक यू बाजी थैंक यू गाइस कौन बोल रहे मैं बोली राधा सेंटर सेंटर आपका सर सेंटर प्लीज इंदर जी प्लीज जी लेफ्ट में लेफ्ट लेफ्ट में इंदर जी सेंटर आपके एकदम सेंटर सेंटर प्लीज आपके एकदम सेंटर इंदर जी प्लीज शाना शाना लुकी शाना प्लीज शाना लेफ्ट में लेफ्ट लेफ्ट शाना यहाँ पर शाना जी शाना जी सेंटर शाना एकदम सेंटर थैंक यू थैंक थैंक यू गुड Lovely. Thank you so much. And yes, now we'll take the questions. मेरे को तो वेलकम कर रहा है. वेलकम सर, आइए. वेलकम कपिल पाजी. पाजी एक ही सवाल. आपने जब करियर की शुरुआत की थी या जब आप आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे थे, आपने कभी सोचा था नंदिता दास की फिल्म में हीरो बनेंगे? गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं और कम टू योर क्वेश्चन कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था. तो हाँ एक्चुअली पर मैं नंदिता मैम का हमेशा फैन रहा हूँ एज एन एक्टर जब ये काम करती थी और फिर जब इन्होंने फिल्में डायरेक्ट की, दोनों फिल्में मैंने देखी हैं, फिराक और मंटो. उन फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने लाइफ में जब पहले भी नहीं सोचा था और वो दो फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसे सीरियस सिनेमा बनाती हैं ये. हालांकि खुद पर्सनल लेवल पे बहुत फनी भी है और हमने बड़ी मस्ती भी की है इस फिल्म को शूट करते हुए. बट थैंक यू नंदिता मैम एंड थैंक यू समीर सर फॉर टुक मी सो सीरियसली. और हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक अपने देश की, अपने लोगों की एक कहानी कहने की कोशिश की है. जैसे नंदिता मैम ने कहा कि हमारे जितनी भी फिल्में बनती हैं कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की जो अपनी स्टोरीज होती हैं कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती हैं. बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, पर ये जब आप देखेंगे फिल्म तो आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा. जरूरी नहीं कि वो फूड डिलीवरी राइडर ही हो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी शायद कहीं ना कहीं नौकरी खो देते हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद वो मन से नहीं करना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं. तो जब आप पूरी फिल्म देखेंगे फिर आपको पता चलेगा. आई एम श्योर. और अभी आप सब लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? तो थैंक यू. मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं आप इस कैरेक्टर में घुसे कैसे. मैंने कहा मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ इस कैरेक्टर से, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले मुंबई आने से पहले बड़े छोटे छोटे काम हम सभी करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए. तो मुझे जब हम लोग कनाडा में हम लोग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए गए तो तब मुझे बातों बातों मैंने नंदिता मैम से शेयर किया. मैंने कहा मैम मैं ना एक बार कोक कंपनी जो कोका कोला उसमें एज ए हेल्पर काम करता था. तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय. ऑफ कोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे, उसके साथ एक हेल्पर होता था. तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई एक रेवोल्यूशन आया था उस समय 90s में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी. हाँ मेहनत होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए. सो कहीं ना कहीं वो जिंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में. ठीक है समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था. और दूसरी बात ये है कि जब आपका कैप्टन, आपके डायरेक्टर, ये खुद अच्छी एक्टर है तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये पकड़ लेते हैं उसी समय. सो मुझे बड़ी हेल्प मिली और स्पेशली मेरी को स्टार शहाना, ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी और बड़ी सारी चीजें. सो थैंक यू मैम, थैंक यू शहाना. वेल ये तो हुई Here you go. Congratulations on this. This looks fantabulous. And first of all, you're teary-eyed or what? Oh no, that's No, you're not? Okay. थोड़ा सा हम emotional सा हो रहे हैं यहाँ पे. Tell me one thing, आपकी अपनी एक कहानी है इसमें. You have your own journey. You're not just playing his wife. There is much more to it.
So what was the character like? क्या लेस थी जिसमें घुसना पड़ा? And are you out of it or just like the gentleman here said, he's still into it? आई थिंक हमें हर कैरेक्टर में कहीं एक कोई चीज़ मिल जाती है जो आप अपनी पर्सनालिटी या अपने किसी चीज़ से जोड़ सकते हो। तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल है एज अ पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग दिखती है, मैं हर चीज़ में एक उम्मीद के साथ जीती हूँ। और उम्मीद यही रहती है कि लोग अच्छे होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। तो उसका जो जर्नी है वो उस उम्मीद के बलबूते पे ही चलता है। और उसके लिए वो जर्नी हल्की सी आसान हो जाती है क्योंकि उसमें एक उम्मीद है, वो एक हंसी है। और आई थिंक वही वो चाहती है, वो देखती है किस तरह से मानस स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए वो एक बर्डन बन रहा है अपने फैमिली को सपोर्ट करना। एक उनकी जो निजी ज़िंदगी बदल गई, एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, अब वो एक कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि वो उसको आसान कर ले उस ज़िंदगी को। एंड द अदर थिंग दैट आई लव इज कि रिलेशनशिप जो उनकी है वो एक्चुअल पार्टनरशिप की है। उनमें प्यार भी है, दोस्ती भी है, एक उतार चढ़ाव जो रेगुलर होते हैं वो एक सिचुएशन में वो भी है। सो इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और हाँ, वो ऑप्टिमिज्म शायद मुझ में भी है, वो एक हर चीज को एक होपफुल नजरिए से देखने का। राइट, और उसी उम्मीद के ऊपर नंदिता दास इनिशिएटिव्स का वेलकम। पहले आप, वाह अच्छा लग रहा है मैम, कांग्रेचुलेशंस। हमारी टीम में देखिए, हमारी टीम में असली प्यार है। बिल्कुल दिख रहा है, हमें दिख रहा है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नो नंदिता दास इनिशिएटिव्स, तो ऐसे इनिशिएटिव लेने की वजह से ये नाम है, बिकॉज़ ये बड़ा यूनिक सा है अपने आप में। जी, जब मैं मंटो बनाने वाली थी तो मुझे अचानक कहा गया कि अच्छा मैं अगर प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए। मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी। तो मुझे वैसे भी कई चीज़ों में दिलचस्पी है, तो मुझे लगा मैं उसको नंदिता दास प्रोडक्शन क्यों बनाऊं। मैं तो अपने नाम से ही नहीं बनाना चाहती थी। थोड़ा ऐसे हमेशा कोई बोलता है तो मुझे ऐसे छुपने का थोड़ा सा मन करता है कि कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए था, बट 1 घंटे में वो कंपनी बनानी थी। तो मैंने सोचा इनिशिएटिव्स यानी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों का सहारा ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो इस वजह से ये नाम पड़ा। अब इस इनिशिएटिव की बात करते हैं, ज़ोइगाटो। ये मेरी दूसरी फिल्म होगी जी इस एनडीआई के तहत। राइट, आप मुझे प्लीज ये बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिकॉज़ सी वी सी दीस वंडरफुल पीपल अराउंड अस ऑल द टाइम, राइट? कहीं वो कौन सी एक चीज थी जहाँ ये जर्मिनेट हुआ कि इस पे बनानी चाहिए मुझे? ये कोविड के दौरान थी और हम लोग सब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, एक तरह से स्टे होम स्टे सेफ, जबकि दुनिया उथल पुथल हो रही थी, माइग्रेंट लेबरर्स की हम स्टोरी सुन रहे थे। तो मुझे लगा अच्छा होगा कि अगर हम एक न्यू इंडिया पे कुछ एक कहानी 4 डायरेक्टर्स मिल के साथ आए और कोई एक एंथोलॉजी करें। तो मैंने 3 और मेरे जो दोस्त फिल्म मेकर्स हैं उनको इकट्ठा किया। मैं समीर नायर उनके पास गई, अपलॉज के पास, कि आप इसे प्रोड्यूस करिए। उन्होंने बहुत इसको भी उनको भी अच्छा लगा ये आइडिया, और हम लोग बहुत बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे एक डायरेक्टर गिरते गए साइड में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो बड़ी फिल्म आ रही है, हम ये 20 मिनट फिल्म के लिए अपना समय अभी नहीं दे सकते। तो जब वो निकलते गए तो हम इक्के दुक्के बचे रहे, तो वो एंथोलॉजी तो बन नहीं पाई। तो मैंने कहा चलिए, मैंने कोशिश की। फिर समीर नायर ने कहा कि नहीं अच्छी तुम्हारी कहानी अच्छी है, तुम इसको खींचो और इसको पूरी एक फीचर फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा नहीं इसकी फीचर फिल्म नहीं बन सकती, ये एक दिन की कहानी है, बस इतना ही है इसमें। और मुझे रेटिंग एल्गोरिदम ये सब इतना समझ नहीं आता, मेरा गणित थोड़ा वीक है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, तुम कोशिश करो। तो इनके धक्के मारने की वजह से मैंने इसको फिर लिखना शुरू किया और अब आपके सामने है ये फीचर फिल्म। अब बन गई, अब 1 दिन से 4 दिन की हो गई है कहानी। और इसमें जो प्रतिमा का जो कैरेक्टर है, जो पहले थोड़ा कम था, वो और उसकी एक जर्नी हो गई। उनके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे जिनको हमने उनकी भी बहुत अच्छी कहानी, वो भी आपने देखा ट्रेलर में। तो एक आम आदमी और उनके परिवार की जो एक स्ट्रगल भी है, होप्स भी है, जिंदगी जैसे होती है उसमें एक चीज़ तो होती नहीं है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें दुख भी है, उसमें डिलेमास भी हैं। सो इट्स वेरी लाइफ लाइक। तो हम उसको एक किसी उसमें सिर्फ डाल दें तो शायद वो जिंदगी जैसी नहीं लगेगी। आपके पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे। बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी काम को बहुत पसंद करते हैं, तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करती हैं, ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं, ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं
और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, सो मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना। मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियस लिया जब मैं बाप बन गया, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं है, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन उनको थैंक्स करूंगा कि इन्होंने मुझ पे बिलीव किया। और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम व्हाई मी, मैं ही क्यों? तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि ये मेरी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा व्हाई मी? कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी। मैं कहा फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। सो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। सो हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके, मेरा सवाल इधर से, ट्रेलर लुक वेरी इट्स लुक सो इम्प्रेसिव और वो कहीं जज्बाती तौर पे होता है। मैं हैरान हूँ कपिल शर्मा सर को देख के, जो शख्स हमेशा रुलाता हंसाता आया है उसे देख के तरस आ रहा है, और उतना यू आर देयर इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। नंदिता मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, पहले दिन, शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ था किरदार को लेके कपिल सर को, और कपिल सर आपका क्या रिएक्शन था और कैसा रहा पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे? हम उसके पहले काफ़ी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए हैं। कपिल की सबसे ज़्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, मतलब सिर्फ 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली एक आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी हम रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है। दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे, रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूजिक कब टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से बनता है। तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत आई थिंक शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है। सो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सर आपके लिए चैलेंजिंग क्या रहा? सर फ्रैंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप कैरेक्टर में आते हो, तो उस एम्बियंस में जाते हो जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे, रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है, जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने के बस्ती में, भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से,
वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। यू नो, कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की। वो क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीजें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। पहले तो ये है कि ये फिल्म की जो कहानी है, जैसे समीर सर ने कहा कि इसमें आपको कहीं हंसी भी आएगी, कहीं आप सीरियस भी हो जाएंगे, कभी आपको उसके साथ एक हमदर्दी भी होगी। सारे रंग हैं जो जिंदगी में होते हैं। और बाकी इसमें मैसेज ये है कि शायद हम सबकी जिंदगी में यू नो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी जिंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना, ये भी जिंदगी नहीं है। सो आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए। कुछ चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सो उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो आप यू नो आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से, कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए। तो ये इस फिल्म में आपको देख के सारे रंग जो हैं देखने को मिलेंगे। और दूसरा सर मैं भूल गया सर यार। आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए वो रो रहे हैं, जब वो लोग आपको एज ए कपिल शर्मा नहीं जानते हैं जी, और लेकिन फिर भी वो आपके परफॉर्मेंस से, आपकी टीम के परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर है। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को क्रिटिकली अक्लेम मिलना? सर मुझे लगता है कि मुझे शायद एप्रिसिएशन नहीं मिले, लेकिन इस किरदार को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अगर आप उस किरदार को देख रहे हैं, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है मानस को, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं यू नो मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार मैं उस किरदार को सही से निभा पाया। सो बाकी लोग प्यार तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसको देख के मैं खुद जब मैंने अभी ट्रेलर देखा, सो मैंने पहला ट्रेलर जो आया है वही देखा था, और बड़ी स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार देखा है। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये जो बार-बार थोड़ा एक्सक्यूज मी जस्ट वन लिटिल थिंग, ये जो आप पूछ रहे हैं ना क्यों बनाई, इसका मैसेज थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन क्यों बनाई कि बहुत सारे ऐसे जो आम लोग जिसको हम कहते हैं, जो नेमलेस फेसलेस हो गए, जो दिखाई भी नहीं देते, उनकी कहानियां नहीं दिखाई देती है पर्दे पे, उनको हम कैसे वापस पर्दे पे लाएं, उनकी कहानियां हम कैसे देखें। इसका अगर आप एक फिल्म का मेन मकसद अगर आप सोचेंगे तो ये हम सबके लिए, शायद मैं इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ, कि ये है कि हम उनको विजिबल करना चाह रहे हैं, that let's put their story back where it should be. और एक आई थिंक जनरली एक हमदर्दी, आई थिंक हमदर्दी एक चीज़ है जो हमने कोविड के थ्रू भी देखा है, सीखा है, और हम एक दूसरे को देखना बंद कर दिया था। मतलब एक आसपास के लोगों को हमने ऑलमोस्ट एक मतलब अपनी ज़िंदगी में इतने धुत हो गए थे कि आसपास की ज़िंदगी दिखती नहीं थी। तो यहाँ पे एक इंसानियत के तौर पे हमदर्दी वापस जताना या लोगों में महसूस कराना, आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी की पार्ट। और जिस तरीके से जैसे शानू ने कहा, मैम ने कहा कि जब पैंडेमिक था, यू नो हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तब हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू किया। एक डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचिए अगर आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए 6, 10, 7 दिन तक, तो आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते, या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है। सो मुझे लगता है कि जो हम वो 2-3 साल पैंडेमिक के दौरान रहे, अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आई थिंक वो अगर रहे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हम छोटी छोटी चीजों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें, तो आप यू नो उसका भी एक परिवार है, उसको भी गर्व होगा कि मैं भी आज कुछ काम करके आया हूँ। सो मुझे लगता है कि ये फिल्म से भी लोगों को शायद अगर 2 लोग भी ये चीज सीख गए तो शायद हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। जी मैम, आपने मेरे लिए गाना याद है जो शिल्पा राव नहीं, कोई नहीं, वो अभी बहुत सारे इवेंट करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ऐसा ऐसे कुछ याद नहीं। अरे आपको समझ में आ जाएगा, आप पंजाबी हो, वो पंजाबी सॉन्ग है, बाकी कैसे पता चलेगा। आपने मेरे लिए गाया था, याद है? मैं आप सबके लिए गाता हूँ कि गजल प्यार का पहला, थोड़ी थोड़ी बनवा भी लोग।
आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो, पूरा गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। ऐसे ही याद आ रहा है। शुक्रिया और इस फिल्म के को अच्छे से प्रमोट करिएगा, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी कहानियां जो ऐसी बननी चाहिए। तो मैंने भी दिल से इस फिल्म में काम किया, हम सब लोग दिल से ये फिल्म बनाएंगे। सो आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार वापस से जोरदार तालियां फॉर दिस ड्रीम रीमेक जर्मन। सभी से थैंक यू। नंदिता मैम थैंक यू सो मच। कपिल भाई जी